Hello students. So we are back and welcome to दक्षिणा ई क्लासरूम. So बेटा एम्फीबिया चुटकियों में हमने आज निपटा दिया. एम्फीबिया की इससे पहले वाली क्लास में एम्फीबिया निपटा दिया. तो आज एक नई कहानी, एक नया स्टेप लेना है और जो स्टेप हमें समझाता है रेप्टिलिया के बारे में. आज की क्लास में बेटा हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करेंगे. जैसे आज की क्लास में हम लोग रेप्टिलिया को एनसीईआरटी से फिनिश करेंगे, प्लस अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे और हम लोग पहले 3 फाइलम्स को भी रिवाइज कर डालेंगे. तो अब से जो आपको नेक्स्ट जो 2-3 क्लासेस जो आपको पेंडिंग रह गई एनिमल किंगडम की, उन क्लासेस के साथ क्लासेस में चलने वाली एक्टिविटी को फिनिश ऑफ करेंगे. यानी जो क्लास में जो करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, प्लस इसके साथ साथ बेटा हम क्या करेंगे, एनिमल किंगडम को ऊपर से लेकर एंड तक फिनिश ऑफ कर देंगे एज अ रिविजन. तो बढ़िया तरीके से अपना रिविजन होगा. तो आइए करते हैं स्टार्ट रेप्टिलिया. तो बेटा सोचो और जानो और दिमाग लगाओ और दिमाग पे थोड़ा सा ना जोर डालो, अपनी मेमोरी से निकाल के देखो कि पानी में पाइसेस रहते थे, 2 चेम्बर्ड हार्ट था. पानी में पाइसेस रहते थे, 2 चेम्बर्ड हार्ट था. पाइसेस ने सोचा कि मुझे जमीन पे जाना है, तो पाइसेस ने कनेक्टिंग लिंक बनाया जो थी लंग फिशेस. और लंग फिशेस क्या थी, पानी में रहती थी, प्लस थोड़ी देर के लिए जमीन पे भी सरवाइव कर सकती थी. द लंग फिशेस कुड सरवाइव ऑन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम देन गो बैक टू द वाटर. तो पाइसेस ने लंग फिशेस बनाई और लंग फिशेस से और डेवलप होके फाइनली अपने पास क्या बना, एम्फीबिया. क्या बना बेटा, एम्फीबिया. एम्फीबिया ने देखा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर रहना शुरू किया, बट यहाँ पे बहुत बात जरूरी थी कि एम्फीबिया एक प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन फिर भी दे वर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन. एंड कमाल की बात बेटा ये बात समझो कि वहां पर जब आप एम्फीबिया की बात करते हैं तो वो वाटर पे रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट थे. क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल थी. तो अब गैमीट्स जो हैं वो, अरे खुद सोचो कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स, स्पर्म ओवम, सबसे सिंपल भाषा में ऐसे कहता हूँ, और वो जमीन पे रख दो तो जमीन पे स्पर्म ओवम मूव थोड़ी करेंगे. अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी तो बेटा गैमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना. उनको एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें गैमेट्स एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से मूव कर सके, एंड दैट इज वाटर. सिंपल. जमीन में तो, मिट्टी में तो स्पर्म एक जगह से कूद के दूसरी जगह ओवम के पास तो नहीं जाएगा ना भैया. जाना होगा तो उसको पानी में तैर के जा सकता है. इसीलिए अगर करनी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो वाटर इज रिक्वायर्ड. हेंस दीज एम्फीबियंस यूटिलाइज द वाटर फॉर द डेवलपमेंट. राइट. एक और चीज बेटा मैं आपको रिवाइज करा दूं. देखो यहाँ पे जो अब फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया तो बेटा क्या बना, जाइगोट. और याद रखना बेटा ये किस तरीके से होते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म. और ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं तो फाइनली किस तरीके से क्या बना रहे हैं, एग्स बना रहे हैं. एग्स क्या करेंगे, हैच करेंगे. और यहाँ पे टैडपोल लार्वा यही तो बाहर निकलेगा. अब समझो मेरी बात, ये जो एग्स है यहाँ पे हमारा कंसेप्ट बैठा हुआ. अगर आप लोगों ने एग्स को सोचा समझा तो आपको हमेशा से लगता है कि जो एग है ना उसके बाहर कैल्शियम का कोई ना कोई कवरिंग होना चाहिए, क्योंकि आज तक हमने जो भी एग्स देखे वो तो कैल्शियम की कवरिंग के साथ थे. चाहे स्नेक का एग, एंड प्रेडोमिनेंटली जैसे हमने देखा ये जो बर्ड्स होती हैं उनके एग्स के बाहर क्या था बेटा, कैल्शियम का शेल था. और अगर कोई एग के बाहर कैल्शियम का शेल होता है ना बेटा, ऐसे एग को कहते हैं क्लीडोइक. क्या कहते हैं, क्लीडोइक एग्स. कैसे क्लीडोइक एग्स किसको कहते हैं, जिसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है. अब आपने कैल्शियम कार्बोनेट का शेल क्यों दिया, ये दिया प्रोटेक्शन के लिए. किसके लिए दिया, प्रोटेक्शन के लिए. इतना तो अपने को मत समझ आया. चलो अब एक और बात तुमसे पूछता हूँ. जब आप शेल को तोड़ते हो तो अंदर एक इस तरीके से येलो कलर का एक पोर्शन दिखता है, योक. उसके आसपास खूब सारे आपके पास क्या दिखाई देता है, बहुत सारी आपके पास लिक्विड पोर्शन दिखाई देता है. चलो अब मैं आपको ना थोड़ा सा एग के अंदर डिटेल में लेके जाता हूँ और समझाता हूँ कि कंसेप्ट में क्यों क्लीडोइक एग को आपको समझा रहा हूँ. यहाँ पे बेटा जो हमने कंसेप्ट स्टार्ट करना है ना वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का करना है. तो आइए देखते हैं कि क्या है पूरा का पूरा कंसेप्ट. हमने पढ़ा अभी कि क्लीडोइक एग नाम की अपने पास एक चीज है, समझ आया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है. और अगर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है तो इसका बेसिक फंक्शन था प्रोटेक्शन. और इसमें तो भैया हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझने में बढ़िया तरीके से अपने को बढ़िया एकदम सिंपल भाषा में समझ आता है कि प्रोटेक्शन. बट आप ना एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट सोचो.
आप क्या करो, एक बार करके देखना अपने घर पे, एग लेना बेटा, एग, राइट, खाना नहीं, एग लेना है, और उस एग को ना आप उठा के ना विनेगर में डाल दो। किस में डालो? विनेगर में। आप एग को विनेगर में डालो एंड एटलीस्ट पुट फॉर 1 डे। उससे क्या होगा, जो विनेगर है उसमें एसिडिक एसिड है, विनेगर में एसिडिक एसिड होगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट करेगा तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा ना वो डिसॉल्व कर जाएगा। बट ये जो एग होगा ना उसमें आपको रियलाइज होगा, ये जो शेल होता है ना, शेल के जस्ट नीचे एक पतली सी परत होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तुम समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आप शेल को देखोगे तो अगर आपने बहुत ध्यान से ना हल्का हल्का ना अपने ना एक को इस तरीके कट 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 इस तरीके से आप हिट करना, तो आपको दिखाई देगा कैल्शियम कार्बोनेट का शेल टूट तो रहा है, स्टिल द एग इज इंटैक्ट। अगर उसको तोड़ के एकदम छेद नहीं कर देना, हल्का हल्का हिट करो, या तो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पूरा का पूरा इंटैक्ट रहेगा, वहां पे भी आपको परत दिखाई दे सकती है। अगर आपसे वो पॉसिबल नहीं है तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करो, विनेगर वाला, तो आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाए, फिर भी अंदर एक मेम्ब्रेन मिलती है, समझे। फिर उसके अंदर 2-3 मेम्ब्रेन्स हैं, वो अपने को खास पता नहीं लगता है, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ यहीं से समझ आएगा। अब आप उस मेम्ब्रेन को ना हल्का सा तोड़ दो तो क्या लिक्विड सा निकलता है? यस, निकलता है ना बेटा। ये जो लिक्विड सा होता है, ये जो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है, जब एग को तोड़ते हैं तो बीच में एक येलो मिलता है, आसपास एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है। ये लिक्विड कर क्या रहा है? समझो मेरी बात को, ये लिक्विड कर क्या रहा है? अगर मैं कहता हूँ ना बेटा कि जो एग है जो, तो इनसाइड इट इज फिल्ड विद लिक्विड। किससे? लिक्विड से भरा हुआ है। और बेटा जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड क्या काम करता है? प्रिवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो। और मैं पहले वर्ड डेसिकेशन को समझा दूं, ड्राइंग अप। क्या? ड्राइंग अप, सूखना, ड्राइंग अप। तो ये जो अपना एम्ब्रियो अंदर डेवलप हो रहा था, इस एम्ब्रियो के आसपास अपने को एक लिक्विड चाहिए ताकि ये एम्ब्रियो जो है ना बेटा सूख ना पाए। क्या? सूख नहीं सके। अगर एम्ब्रियो सूख गया, उसको आसपास अपने एक प्रॉपर लिक्विड ना मिला, तो एम्ब्रियो सूख जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। समझे मेरी बात? तो अगर आप ऑर्गेनिज्म जो देख रहे हो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, कौन सी हैबिटेट में? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। जब ऑर्गेनिज्म को हमने समझा, देखा इन दी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो उसने कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाया, प्लस वो शेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स बनाई। क्या बनाई? मेम्ब्रेन्स बनाई, जिसके बीच में, जिसके मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ हो, और वो फ्लूइड उस एम्ब्रियो को डेसिकेट, सूखने नहीं देता, जिससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट प्रॉपर हुई। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं बेटा हम लोग, एम्फीबिया और इधर रेप्टिलिया। एम्फीबिया में एग इधर है, यस, और इधर भी है, यस। शेल है यहाँ पर बेटा? नहीं, और यहाँ पर है, यस। शेल के बाद इनसाइड शेल मेम्ब्रेन्स यहाँ है? नहीं। क्यों नहीं है? समझाता हूँ। अगर मेम्ब्रेन्स बेटा यहाँ थी, तो यहाँ की मेम्ब्रेन्स अपने अंदर पानी को, वाटर को रिटेन कर रही थी, लिक्विड सब्सटेंस को रिटेन कर रही थी, जो डेसिकेशन से बचाएगा। बट बेटा ये वाला ऑर्गेनिज्म, तो इसका जो एग है वो ऑलरेडी पानी में है। अगर वो ऑलरेडी पानी में है तो आपको क्या कोई मेम्ब्रेन चाहिए पानी को, लिक्विड को स्टोर करने में? नहीं समझे? अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इस तरीके से अपने पास है जाइगोट, तो जाइगोट के पास इस तरीके से वाटर है। ये क्या है? वाटर है। ये वाटर किसका है? वाटर बॉडी का वाटर है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे अगर है जाइगोट, तो बेटा जाइगोट के आसपास इस तरीके से आपको मेम्ब्रेन्स मिल रही हैं, और इसके ऊपर कहाँ पे? इस तरीके से। अब मेम्ब्रेन्स के ऊपर आपको इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का शेल मिलना शुरू हो जाता है, और इन मेम्ब्रेन्स ने अपने अंदर क्या किया हुआ? रिटेन किया हुआ इस तरीके से वाटर। क्या रिटेन किया हुआ? वाटर। अपनी बात आप समझ पा रहे हो? ये मेम्ब्रेन्स ने ऐसे वाटर रिटेन किया। ये वाटर क्यों रिटेन था? क्योंकि मेम्ब्रेन्स यहाँ पर हैं। ये जो है अपने पास बेटा मेम्ब्रेन्स, राइट? तो इसका इनसाइड शेल मेम्ब्रेन्स। कहानी क्लियर हुआ? पक्का बेटा? बात समझ आई? तो क्यों मेम्ब्रेन थी रेप्टिलिया में? क्योंकि वाटर को रिटेन करना था, और मेम्ब्रेन यहाँ नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पानी में रह रहा था। समझे? तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आए तो आपको मेम्ब्रेन्स चाहिए। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब कंसेप्ट को देखो बेटा, जब यहाँ पे इस मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ,
तो ये मेम्ब्रेन्स, जैसे अगर मैं आपको कहूँ ऑर्डिनरी, ये वर्ड मैंने आपको पहले बोला ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी से जो अलग होगा बाहर होगा, ये ऑर्डिनरी से जो अलग होगा उसको मैं कहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस, उसी तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर में एक तो जाइगोट होगा और जो जाइगोट से अलग होगा उसको एक्स्ट्रा जाइगोटिक कह सकते हैं, या फिर जैसे बीच में जाइगोट है, या जिस बीच में जाइगोट की जगह आप बोल दो, बीच में चाहे आप जाइगोट बोलो या जाइगोट की जगह बेटा बोल दो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, तो बीच में तो एम्ब्रियो है, तो ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होंगे ये एम्ब्रियो से अलग है ना, तो क्या मैं इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोल सकता हूँ? यस, तो बेटा ये एम्ब्रियो से अलग मेम्ब्रेन्स हैं, तो इन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, समझे? और बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैंने एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन, योक सैक। ठीक है, एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन एंड योक सैक। सिंपल सी बात, क्लियर? पकड़, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। तो अब आपको एग्जैक्टली ये 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का नाम याद रखना है। पक्का क्लियर? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एमनियन। क्या है? एमनियन। और बेटा एमनियन के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। अगर मैं कहूँगा ऑर्गेनिज्म विदाउट एमनियन और विद एमनियन, तो बेटा जो विदाउट एमनियन होगा तो यहाँ पे आपके पास स्पाइसेस आ जाएंगी, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? एम्फीबिया आ जाएगा, इधर आएगा रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। कहानी क्लियर हो रही है? यानी एमनियन की प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पे आपने कैटेगराइज कर दिया और आपने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया कि एमनियन नहीं होगी तो विदाउट एमनियन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एमनियन नहीं है, जिसमें पाइसेस और एम्फीबिया आते हैं, बेटा इनको कहते हैं एन एमनियोट। क्या कहते हैं? एन एमनियोट। और जिनमें एमनियन होती है उनको कहते हैं एमनियोट। तो अगर मैं विदिन द कॉर्डेट्स, विदिन द यूकॉर्डेटा, विदिन द ग्नैथोस्टोमाटा आपसे अगर कैटेगरीज पूछूं कि ऑर्गेनिज्म को अगर आपको डिफाइन करना है वेदर एमनियोट्स और एनामनियोट्स, तो एमनियोट्स वो होंगे जिनके पास हुआ एमनियन, और जिनके पास एमनियन होगा वो हमारे पास रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स होंगे। और जिसके पास एमनियन नहीं होगा उनको कहेंगे एन एमनियोट्स। तो उसमें कौन कौन आ जाएंगे? पाइसेस एंड एम्फीबिया। चाहे आप साइक्लोस्टोमाटा भी बोल दो, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। वैसे साइक्लोस्टोमाटा ग्नैथोस्टोम्स नहीं होते हैं, वो एक ग्नैथा होता है। बट यहाँ पर आर वी गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज सिंपल। अब आपको क्लियर हुआ? तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, तो एमनियन, कोरियन, योक सैक, एलेंटॉइस, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हो गई। यहाँ तक तो कहानी क्लियर हुई। तो आइए अब हम एनसीईआरटी को बिगिन करते हैं, क्योंकि आपने कनेक्शन देख लिया है, अपनी रीजन देख लिया है और आपके बीच में दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया है। बेटा मैं ना तुम्हें बायो ना कंसेप्ट लगा के समझा दूँ। बायो ना कोई ऐसे नहीं पढ़ाता, सब आपको बोलेगा कि आपको रटना है, इस तरीके से करना है, वो करना है। और मेरी फोकस मेन ये रहता है कि आपको बायो ना दिमाग में बैठ जाए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, कंसेप्ट सोचने का तरीका अगर आपको बायो में आ गया, आपको परेशान नहीं कोई करेगा। देखो एक चीज़ मेरी बात ध्यान रखना, क्लासेस को रेगुलर लगाते रहो और हर क्लास के बाद होमवर्क करते रहो। इतनी मेहनत मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि अगर आपने आज बायो को समझा और बढ़िया से समझ भी आ जाएगा, फिर तुम बायो में ब्रेक डाल दो, फिर उसके बाद तुम्हारा आगे ना समझना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, दूसरे के बाद तीसरी क्लास, हर क्लास में बैक टू बैक आपको कनेक्शन बनते हुए दिखाई देगा। एक क्लास का कनेक्शन दूसरी क्लास में काम आएगा, दूसरी क्लास का कनेक्शन तीसरी क्लास में आएगा। तो बेटा स्ट्रीम ब्रेक नहीं लेना। ये मत सोचना कि एक हम 2-3 दिन पढ़ेंगे नहीं, फिर 1-2 दिन में कुछ दिनों बाद हम बैक टू बैक 3 से 4 लेक्चर को निपटा देंगे। बेटा ये काम नहीं करना, समझो मेरी बात, ये वाला काम नहीं करना। तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, हर रोज़ का काम जो मिलते जा रहा है उसको निपटाते जाओ, उसको फिनिश ऑफ करते रहो, बढ़िया बच्चों की तरह करते रहो। याद रखो, विनर्स एक दिन में नहीं बनते। जितनी भी दुनिया की महान और बड़ी चीज़ें होती हैं ना बेटा, वो एक दिन में नहीं होती। तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करना है ना बेटा, करना अगर आसान होता है ना डॉक्टर, तो सब बन जाते। 16 लाख बच्चे भी पढ़ देते हैं, 1% सिलेक्शन रेट भी नहीं है, उससे कम सिलेक्शन रेट है। तुम समझ सकते हो कितना कंपटीशन है। यानी लड़ने के लिए तुम्हारे साथ बहुत लोग बैठे हैं। और याद रखना एक चीज़, मेहनत कोई ना कोई अभी ऐसी कर रहा होगा कि वो तुम्हें हराने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, मेहनत करने वाले लोग भी हैं इस देश में,
और याद रखना लाखों लोगों में से बहुत कम मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर उन लोगों की मेहनत तुमसे ज़्यादा होगी ना तो तुम रह जाओगे, वो निकल जाएंगे। तो मेहनत करना तुम्हें नहीं छोड़ना है। एक रेस है, एक पेशेंस की रेस है, एक जज्बे की रेस है, एक कॉन्टिन्यूएशन की रेस है कि जिस बच्चे ने रेगुलर रोज 2 साल 1 साल लगा रहा ना, जो तुम्हारा स्टेटस है 13 में हो 1 साल, अगर +1 में हो 2 साल, अपने स्टेटस के मुताबिक लगे रहना तो बेटा निकाल डालोगे। फंसाएगा रोकेगा कोई नहीं तुम्हें। बढ़िया से इतनी शानदार तरीके की गाइडेंस तुम्हें मिल रही है, इतनी मेहनत से बेटा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ इतना बढ़िया से अप्रिशिएट कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। बस मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए कि तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे काम के लिए, समझे? तो आओ वापस देखते हैं एनसीईआरटी अपने को क्या कहते हैं। सिंपल। रेप्टिलिया, The class name refers to the creeping and crawling mode of locomotion. घिस घिस के चलते हैं। रेप्टाइल से क्या है, जैसे ना एक छिपकली दीवार पे रेंग के चलती है। क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मतलब रेंग रेंग के चलना, राइट? लैटिन में, लैटिन भाषा है जहाँ से सारे के सारे साइंटिफिक नेम्स निकाले जाते हैं बेटा। रिपियर और रेप्टम, इसका मतलब ये होता है, जहाँ से देखो रिपियर रेप्टम से ही रेप्टिलिया वर्ड आया, और इसका मतलब होता है क्रीप या क्रॉल, जो रेंग रेंग के चलते हैं, राइट? दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल यानी पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स भी मिलते हैं। Animals and their body is covered by dry and cornified skin. ध्यान से वर्ड सुना। The body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales और scutes। समझाता हूँ ध्यान से। Dry skin है, that means यहाँ पे no oil glands, simple, plus no mucus glands, कोई oil glands नहीं है, कोई mucus glands नहीं है। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब क्या होता है? डेड स्किन। कैसी है? डेड स्किन। कॉर्निफाइड जब भी वर्ड आएगा ना आपको याद रखना है क्या? कॉर्निफाइड स्किन, डेड स्किन। एक सिंपल सा रिलेटेड वर्ड बताता हूँ, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम ह्यूमंस में एक वर्ड यूज होता है। ये वर्ड हमारी एपिडर्मिस के लिए यूज होता है। एपिडर्मिस में एक लेयर होता है, उसके लिए यूज होता है। क्यों? ये एनिमल टिश्यू चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बट वर्ड अगर कॉर्निफाइड, कॉर्नियम कहीं पे भी वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज डेड, राइट? अब तुम ये मत बोलना कि सर कॉर्निया भी डेड होता है, नहीं, यहाँ पे कुछ और। कॉर्निफाइड स्किन बेसिकली डेड स्किन। और स्किन बेटा डेड किस तरीके से? आपने एक सांप तो देखा है ना बेटा, सांप की जो अपर लेयर तो आपने देखी है, फिर आपको ये भी मालूम है कि सांप केंचुली छोड़ता है। केंचुली का मतलब क्या है? बेसिकली अ स्नेक शेड्स ऑफ इट्स स्किन। एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? अब देखो ना, हमने पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा में इस तरीके से मेरे पास एक शेल है जो बना हुआ है काइटिन का, और ये शेल तोड़ के इंसेक्ट बाहर निकलेगा और एक नया काइटिन का शेल डेवलप करेगा, मोल्टिंग का प्रोसेस। यहाँ पर कैसा प्रोसेस है कि स्नेक को जब अंदर से ग्रो करता है तो स्नेक क्या करता है बेटा? अपने स्किन शेड करता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन को शेड करता है, और नीचे से एक नई स्किन उभर के आती है। इतना तो अपने को मालूम है। तो ये जो स्किन है ना, इस तरीके से ये डेड लेयर है, और डेड लेयर है फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, कड़क कड़क स्केल्स की तरह। जैसे आपने स्नेक का देखा ही होगा, उस तरीके से आप बाकी रेप्टाइल्स में देख सकते हो। स्किन इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्केल, इसीलिए इसको स्केल्स कहा गया या फिर स्कूट्स कहा गया, स्क्यूट्स, राइट? दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। सांप की आंखें देखिए, कान देखें क्या? नहीं, उनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती, बल्कि वहां पर इस तरीके से, यहाँ पे समझ लो कि तुम्हारे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स यहाँ पे मिल रही है ना, तो समझो कि तुमने अपना कान काट दिया, और जो यहाँ पे ओपनिंग है ना बेटा, ओपनिंग की जगह तुमने एक लेयर, एक मेम्ब्रेन चढ़ा दी, जिस मेम्ब्रेन को तुमने कान का पर्दा या फिर क्या कह दिया? टिम्पैनम। क्या टर्म किया? टिम्पैनम। समझे मेरी बात? तो अगर आप सोचो कि किसी का कान काट दो तो स्नेक्स के पास पिन्ना तो नहीं है, प्लस जो ओपनिंग है, ओपनिंग की जगह क्या है? कान का पर्दा है, राइट? लिम्स, हाथ पैर, व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। सांप में तो हाथ पैर नहीं होते क्योंकि इवोल्यूशन के प्रोसेस ने लूज कर दिए, बट क्रोकोडाइल्स में तो हैं, बाकी रेप्टाइल्स में तो हैं। आप लिजर्ड्स में देखो, वहां पे तो हाथ पैर आपको मिल रहे हैं। तो अगर लिम्स होंगे तो 2 पेयर होंगे, अदरवाइज नहीं तो होंगे। सिंपल। हार्ट इज, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हार्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर का हार्ट है, बट 4 चेम्बर्ड इन द क्रोकोडाइल्स। एक्सेप्शन कौन है बेटा जी? क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स का हार्ट किस तरीके से? 4 चेम्बर्ड। और ये कंसेप्ट आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, बहुत ही जरूरी। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन बनता है, क्रोकोडाइल्स में कैसा हार्ट मिलता? बोलेंगे 4 चेम्बर्ड। बाकी रेप्टाइल्स में कैसे बेटा? 3 चेम्बर्ड, राइट? रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स। पॉइकिलोथर्म्स बेटा हमें मालूम है क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड जानवर, क्वेश्चन बताइए, कोल्ड ब्लडेड जानवर क्या अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं? नहीं।
कोल्ड ब्लडेड जानवर बेसिकली ऐसे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका खून ठंडा है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है उनका बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, यानी उनके खून का जो टेम्परेचर होगा, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वही तो खून का होगा ना। तो चाहे आप खून का बोलो चाहे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बोलो, बेटा एक ही बात होती है। तो अगर आप वर्ड पोइकिलोथर्म देख रहे हो तो उसकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड इज एग्जैक्टली द सेम जैसे बाहर का टेम्परेचर है। अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है, अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर गर्म है। समझे? अब क्योंकि ये स्नेक वगैरह पोइकिलोथर्मस होते हैं, तो आपको मालूम है सैंडलवुड का पेड़, चंदन का पेड़, उससे स्नेक लिपट के रहते हैं ना। क्यों रहते हैं बेटा? इसीलिए क्योंकि चंदन के पेड़ की लकड़ी होती है ठंडी। जब गर्मी, भीषण भयंकर गर्मी, मैंने वेरी टेम्परेचर इज वेरी हाई, उस टाइम क्या होता है, ये जो सांप होते हैं इधर ये तो जमीन में गड्ढे के अंदर रहेंगे ताकि अंदर धूप ना पहुंचे तो गर्मी कम महसूस हो, या फिर वो चंदन के पेड़ से लिपट जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि चंदन के पेड़ के पास सांप ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? आज समझ आया? बहुत बढ़िया। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्नेक्स और लिजर्ड्स दोनों करते हैं बेटा। लिजर्ड्स भी ये काम करते हैं। कभी घर में आपने कभी अच्छे से ऑब्जर्व करोगे साफ सफाई करते हुए तो आपको मिलेगा लिजर्ड भी अपने स्किन को एज अ कास्ट मतलब जो छोड़ दी गई होती है स्किन, उसको। सेक्सेस आर सेपरेट, जैसे नाग और नागिन सुना है ना आपने, तो ऐसे मेल फीमेल यहाँ पे अलग होते। फर्टिलाइजेशन कैसी बताई थी बेटा मैंने? इंटरनल होगी ना। क्यों इंटरनल होगी? क्योंकि एक्सटर्नल के लिए आपको वाटर मीडियम चाहिए। दे आर ओविपारस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, राइट। तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये एग्जाम्पल्स हैं। आपको सिंपल सी बात बता दूं, क्वेश्चन बेटा ये कोशिश करना कि ये एग्जाम्पल सारे के सारे आप हर एग्जाम्पल को अपने गूगल करना, हर एग्जाम्पल को गूगल करना और इनसे एक फोटो अपने पास यहाँ पे सेव कर लेना हर एग्जाम्पल से रिलेटेड। The more you do it, the more effectively you remember things, right? आइए नोट्स देखते हैं। नोट्स के अंदर बेटा कुछ एक्स्ट्रा बातें, सब कुछ तो हमें क्लियर होता ही है। अब देखते हैं स्नेक्स में टर्मिनल माउथ एकदम आगे होता है ना, ऊपर होता है नीचे होता है, टर्मिनल होता है ना। देखा स्नेक्स में एकदम यहाँ पे, लिजर्ड्स में भी ऐसे होता है। टीथ कैसे होते हैं बेटा? प्ल्यूरोडोंट। टीथ कैसे होते हैं? प्ल्यूरोडोंट। और थिकोडोंट इन क्रोकोडाइल। डाइजेशन तुम पढ़ चुके हो और तुम्हें पता है कि थिकोडोंट क्या होता है। थिकोडोंट तब बोला जाता है जब टीथ आपके जॉ बोन के अंदर धसे हुए होंगे। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल में कैसे मिलेंगे थिकोडोंट। और प्ल्यूरोडोंट क्या होता है बेटा? यहाँ देखो ये जॉ बोन दिखाई दे रही है आपको, और जॉ बोन के एक लेटरल साइड, कौन सी एक साइड में मिल रहा है ना, लेटरल साइड। If the teeth is found at the lateral side of the jawbone, it is called as pleurodont. If it is found embedded in the jawbone in a socket, it is called as thecodont. तो ये दो टाइप की डेंटेशन मिलती है। डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे क्लोका की प्रेजेंस होती है। एक्सक्रीशन, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ध्यान रखना। किडनीज यहाँ मीजोनेफ्रिक नहीं है बेटा, मेटानेफ्रिक है। यहाँ पे अब आपको डेवलप्ड टाइप ऑफ किडनीज मिल रही है, मेटानेफ्रिक किडनीज। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे एब्सेंट होता है, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, तो नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। सर्कुलेशन में अभी पढ़ा हार्ट कैसा बेटा? 3 चेम्बर्ड। और अगर आप क्रोकोडाइल की बात करो तो कैसा चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा आपको? 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा समझा चुका मैं आपको। क्रोकोडाइल के अंदर नहीं, रीजन नहीं समझा है, मैं बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए याद रखो क्रोकोडाइल में कैसा है, 4 चेम्बर्ड हार्ट। आरबीसी बेटा ओवल है और न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी अभी तक न्यूक्लियस के विदाउट नहीं मिले, विदाउट न्यूक्लियस अभी तक अपने को आरबीसी नहीं मिले, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। और कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मस, ये समझा चुका हूँ बेटा। हमने साइनस विनोसिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस पढ़ा था ना, यहाँ पे कहते हैं हम साइनस विनोसिस रिड्यूस्ड होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस एब्सेंट। और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूं, साइनस विनोसिस ट्रंकस आर्टेरियोसिस स्पाइसेस में प्रेजेंट है कि नहीं है, एम्फीबिया में प्रेजेंट है कि नहीं है, किस में कैसा होता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन बनता है। और मैं चाहता हूँ कि बेटा इस बात को अब कंपैरेटिवली लिख पाओ। एक तरफ पाइसेस नाम दो, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है पाइसेस में हाँ या ना, एम्फीबिया में हाँ या ना, और रेप्टिलिया के अंदर हाँ या ना। इस तरीके से आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाइए। इनफैक्ट फर्टिलाइजेशन का, लार्वा का, ये सर्कुलेशन में चेम्बर्ड हार्ट का, इस तरीके से इनके कंपैरेटिव चार्ट बनाइए। और यूरिनरी ब्लैडर का बना सकते हो बेटा इसके अंदर। और क्रेनियल नर्व्स का, आप ये क्रेनियल नर्व जो मैं लिखवाऊंगा इसका भी कंपैरेटिव चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ये याद रखना है। इनफैक्ट जो स्नेक होता है उसमें भी रिब्स होती हैं और रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है। नर्वस सिस्टम 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अच्छा तुम ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर एक्वाटिक रेप्टाइल होगा तो वो भी लंग्स से सांस लेगा? यस बेटा, वो हैबिटेट उनकी यूजुअली कैसे होती है, टेरेस्ट्रियल होती है। हाँ,
वो एक्वाटिक होती है, लेकिन सांस लेने के वो पानी की सरफेस पे आते हैं, फिर पानी के नीचे चले जाते हैं। ऐसा होता है उनके साथ। एनाकोंडियाज ये वगैरह जितने भी होते हैं ये ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। नर्वस 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और ये बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पर जब एम्फीबिया पढ़ा बेटा, तो एम्फीबिया के अंदर आप यहाँ पे ज़रा देखो, नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व्स कितनी है आपके पास, 10 पेयर, और यहाँ पे रेप्टाइल्स में आपके पास कितनी है, 12 पेयर। और यहाँ से गेम चेंज हो जाती है। यहाँ से अब से जो आपको क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी वो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलनी शुरू होती है। तो अपने को ये चीज़, ये नाम, ये वर्ड याद रखना है। कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, 12। समझे मेरी बात, शाबाश। सेंस ऑर्गन्स बेटा, ईयर के नाम पे, एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना तो कुछ नहीं है, जो दिखेगा आपको सिर्फ और सिर्फ टिम्पैनम दिखाई देगा। मिडल और इनर ईयर के बेस ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट, ये वाला चीज़ तो मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँगा कि ये आपकी एक जनरल नॉलेज के भी काम आएगा, और पेपर में क्वेश्चन कभी इससे आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो एक जनरल नॉलेज की तरह हमेशा यूज होगा। वोमर क्या होती है बेटा, बोन एट द रूफ ऑफ बकल कैविटी। आप अपनी बकल कैविटी को देखो, अपनी जो टंग है, इस टंग को बकल कैविटी के ऊपर रूफ पे लगाओ, जिसको हम पैलेट कहते हैं, राइट। इस तरीके से यहाँ पे रूफ में जो आपको बोन मिलती है वो बोन कहलाती है वोमर बोन। क्या, वोमर बोन। क्लियर हुआ। तो अब ये जो हमारे पास ये क्या नाम है, ये जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनमें सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, और इनके पास सेंस ऑर्गन्स के नाम पे जैकोब्सन्स ऑर्गन है, और जैकोब्सन्स ऑर्गन को बेटा वोमेरो नेजल ऑर्गन बोला जाता है। वोमेरो नेजल मतलब नेजल कैविटी और वोमर के साथ एसोसिएटेड है, इस रीजन में एसोसिएटेड है, यानी एट द रूफ ऑफ द बकल कैविटी जो आपको ऑर्गन मिलेगा उसको वोमेरो नेजल ऑर्गन बोला गया। समझे। तो बेटा अगर इसको वोमेरो नेजल ऑर्गन बोला तो इस ऑर्गन में इफेक्टिवली हो क्या रहा है, एट द बकल कैविटी, एट द रेट मतलब एट द बकल कैविटी रूफ देयर इज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। आपने देखा सांप जीभ बाहर निकालता है और फिर उसको हम मुंह के अंदर लेके जाते हैं, जीभ बाहर निकालता है फिर मुंह के अंदर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों करता है? सांप का बेटा बॉडी से, माउथ से जीभ बाहर निकालना और वापस लेके जाने का सिर्फ एक रीजन होता है। सांप ने जैसे अपनी जीभ बाहर निकाली, इस टंग ने एनवायरनमेंट से चीज़ों को रिसीव किया, सेंस किया। कैसे किया? पहले आपको ह्यूमन नोज की फंक्शनिंग समझाता हूँ। सांस लिया और क्या शानदार खुशबू आई। अगर कुछ बढ़िया सा बन रहा हो, किचन में राजमा चावल बन रहे हो या व्हाटएवर जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है, एकदम मज़ेदार सी खुशबू आई। इसका मतलब क्या होता है बेटा? वाई डू वी फील द सेंस ऑफ स्मेल? हमें स्मेल की सेंस क्यों आती है? जब भी कोई चीज़ हमारे आसपास होती है ना, तो बेटा वो छोटे छोटे एरोसोल्स रिलीज करती है। क्या? एरोसोल्स, यानी वो ऐसी पार्टिकल्स हवा में कोई भी चीज़ रिलीज करती है, इसीलिए तो किसी भी चीज़ की कोई स्मेल होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की स्मेल है, अगर आपको किसी भी चीज़ की स्मेल आ रही है, इसका रीज़न क्या है? कि वो छोटे छोटे एरोसोल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में रिलीज कर रही है, और वो हवा के अंदर इस तरीके से क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं वो पार्टिकल्स। जब वो पार्टिकल्स हवा में फ्लोट करते हैं तो धीरे धीरे आपके पास इस तरीके से आते हैं। आपका नाक की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है बेटा, श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन, उसको वो रिसीव करती है और आपको मिलती है सेंसेशन ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्शन। क्लियर हुआ? इसी तरीके से जब सांप, एक स्नेक इस तरीके से अपनी टंग बाहर निकालता है तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों की स्मेल होती होगी, तो वो स्मेल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो टंग के ऊपर चिपक जाते हैं, तो सांप की जीभ वापस जाती है और बकल कैविटी के टॉप पे एक जैकोब्सन्स ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन? जो यहाँ पे देख रहे हैं, जैकोब्सन्स ऑर्गन। ये बकल कैविटी के रूफ पे ये जो जैकोब्सन्स ऑर्गन है, ये वाला, ये जैकोब्सन्स ऑर्गन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। ये स्नेक्स और लिजर्ड्स में पड़ा है और ये उनको सेंसेशन ऑफ स्मेल देता है, और स्नेक अपना इफेक्टिव काम हमेशा इसके थ्रू करता है। एनवायरनमेंट में आसपास क्या है? अगर आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इनफैक्ट ये समझो कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डरा हुआ होता है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं कि उसकी बॉडी एक अलग किस्म के हार्मोन से, एक्सक्रीशन से पसीने बढ़ाने शुरू कर देती है, तो उसकी भी तो बेटा स्मेल आएगी। तो स्नेक जब बार बार सांप इस तरीके से जीभ बाहर निकालता है, तो सांप अपनी जीभ के थ्रू ही पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को एसेस करता है। सांप को अपनी आंखों में उतना साफ नहीं दिखाई देता जितना वो अपनी जीभ पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, स्किन बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, ड्राई, स्केली है, हॉर्नी है। हॉर्नी मतलब कड़क सी है। शेड एज कास्ट, सीधी सी बात। और स्किन वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, क्योंकि स्किन ड्राई है तो अंदर से कोई वाटर, स्वेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड तो नहीं है, तो उसके थ्रू अंदर का पानी स्किन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं जाता। स्किन मोनोकॉन्डाइलिक है बेटा, मैं आपको एम्फीबिया में डाइकॉन्डाइलिक स्कल समझा चुका हूँ।
कॉन्डाइल्स हमें समझाते हैं कि इस तरीके से स्कल इनके ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 2 कॉन्डाइल हैं, अगर सिंगल होता तो मोनोकॉन्डाइलिक। एक चीज बेटा याद रखना, स्कल अगर स्कल हुआ मोनोकॉन्डाइलिक तो स्कल के थ्रू जितनी मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो पाती है। यानी अगर अपना जो स्कल है, ये जो अपना स्कल है ये डाइकॉन्डाइलिक है, तो हम रफली 160-170 डिग्री रोटेट कर पाते हैं। लेकिन अगर स्कल अपना मोनोकॉन्डाइलिक होता ना उल्लू की तरह, तो उल्लू इस तरीके से पूरा का पूरा वापस अपने को पीछे इस तरीके से मोड़ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्कल किसी का हुआ मोनोकॉन्डाइलिक तो उसके स्कल ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ऑलमोस्ट 270 डिग्री की मूवमेंट्स अलाउ करते हैं। समझे मेरी बात? राइट। स्कल मोनोकॉन्डाइलिक है, क्लियर। लिम्स 2 पेयर्स है, लेजर्स और स्नेक्स के अंदर ये एब्सेंट होता है, राइट। यहाँ पे रिप्रोडक्शन में कहें तो मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होंगे, तभी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी बेटा। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है, कोई भी लार्वा नहीं होता है, और ओवीपैरस है। याद रखना मैंने आपको बोला था यहाँ पे कैसे एग्स होंगे, क्लेडोइक एग्स। और क्लेडोइक एग्स का मतलब बताया एग जिसके पास शेल होगी, और एग के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होंगी। और बेटा जल्दी से 4 नाम बोलो, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। या सबसे पहले एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन एंड योक सैक, जैसे भी आपको याद करना अच्छा लगता है, राइट। पोर्टल सिस्टम, यहाँ पे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम नहीं है, रीनल पोर्टल सिस्टम है। और रीनल याद रखिएगा बेटा, जब भी आप वर्ड पढ़ते हैं रीनल, तो बेटा रीनल किससे एसोसिएटेड होता है? रीनल एसोसिएटेड होता है किसके साथ? किडनी के साथ। तो हार्ट से इस तरीके से ऑर्गन 1 में जाता है, यहाँ से जाता है किडनी में, और फिर किडनी से हार्ट से वापस ब्लड वापस आता है। तो ये आपके पास जो पोर्टल सिस्टम है ये है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ तक तो बेटा हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया रेप्टाइल्स को यहाँ कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से एक बार पॉलीफेरा, सिलेंटरेटा एंड टीनोफोरा, इन तीनों को रिवाइज कर डालते हैं जैसा हमने सोचा था आज की क्लास में करेंगे। तो आइए, कल का होमवर्क बेटा एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, कल का होमवर्क क्या होगा, कल आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कल के होमवर्क में आपको पूरा का पूरा जो नेक्स्ट 3 फाइलम्स होंगे, टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस एंड एनेलिडा, उन तीनों को रिवाइज करके आना। बाय द टाइम आई फिनिश मैमेलिया, आपके वो तीनों फाइलम्स रिवाइज हो जाने चाहिए। हमने यहाँ पे पॉलीफेरा के अंदर देखा था बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अकेले रह सकते हैं या कुछ कुछ कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं। हम सबसे पहली बात जनरल फीचर्स की बात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जनरल फीचर्स देखते हैं, सेल्यूलर मोड ऑफ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होते हैं, सिमेट्री एसिमेट्रिकल है, और इसमें से एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट रेडियल जो है ल्यूकोसेलेनिया एंड साइकॉन। यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस आर रेडियल। जर्म लेयर्स के नाम पे बेटा हम कोई भी नाम नहीं देते, सीलोम, ए सिलोमेट, सीलोम नहीं मिलता, और फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों होते हैं। याद रखना स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर मिलते हैं। इसको याद करने का तरीका अभी तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। मीनवाइल यहाँ पे देखते हैं हम बॉडी के स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बॉडी के स्ट्रक्चर में खूब सारे पोर्स मिलते हैं, और पोर्स की वजह से यहाँ पे आपके पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम का बेसिकली काम होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। नर्स हमने याद किया था, नर्स तो किया था, नर्स नहीं, अरे किया तो था, मैंने आपको नर्स बताया तो था बेटा कि हाँ ये देखो बताया तो था। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसके 3 फंक्शंस। यहाँ पे जब बॉडी के अंदर हम पोर्स देखते हैं, तो पोर्स के साथ जस्ट पोर्स के बगल में जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं पोरोसाइट्स, राइट। पोर्स के जस्ट बगल में सेल्स होते हैं पोरोसाइट्स। और अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो हम बॉडी के 2 लेयर्स देखते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लेयर में पूरी की पूरी लेयर को कहते हैं कोआनोडर्म, एक्सटर्नल लेयर को कहते हैं पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म के अंदर पूरे के पूरे आसपास सेल्स होंगे पिनाकोसाइट्स, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी की पूरी लेयर जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी है पिनाकोडर्म। कौन सी लेयर है बेटा? ये सारी की सारी पिनाकोडर्म। अब पिनाकोडर्म में कुछ रीजन्स में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से पोर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ पोर्स, तो पिनाकोडर्म में यहाँ पे अपने पास कुछ पोर्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पिनाकोडर्म में ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो सेल्स होंगे, ये जो पिंक कलर के आपको जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ब्लैक लाइनिंग से, ये सारे के सारे कौन से सेल्स होंगे बेटा? पिनाकोसाइट्स होंगे, राइट। ऑल्सो यहाँ पे कुछ चेंज है, कुछ पिनाकोसाइट्स जो इस पोर के जस्ट आसपास होंगे, यानी द पिनाकोसाइट्स विच आर जस्ट अराउंड द पोर, इन सेल्स को हम लोग क्या टर्म करेंगे? इन सेल्स को हम टर्म करेंगे पोरोसाइट्स।
तो अपने को पोरोसाइट्स क्लियर हुआ। तो पोरोसाइट्स बेटा वो पिनाकोसाइट्स हैं जो एक पोर के आसपास है। अगर पोर से अंदर जाएं तो बेटा पोर से अंदर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉलर सेल्स मिलते हैं, और कॉलर सेल्स को कहते हैं कोवेनोसाइट्स। और कॉलर सेल्स के पास क्या है, इस तरीके से एक फ्लैजिला है, फ्लैजिला की मूवमेंट होती है, फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से वाटर करंट डेवलप होता है। अब बाहर से पानी अंदर आया स्पॉन्जोसील के अंदर, स्पॉन्जोसील में पानी इकट्ठा हुआ और पानी के साथ साथ खूब सारा खाना आया। और यहीं से अपने को वर्ड यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से पानी अंदर आता है, तो वाटर के साथ साथ खाना जो अंदर आ रहा है एक तरीके से फ्लैजिला की मूवमेंट से आ रहा है, प्लस वो खाना फिल्टर हो रहा है, तो इस वजह से इनको सीलियरी फीडर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलियरी फीडर्स। यहाँ तक कहानी क्लियर होती है। अब अंदर वाली लेयर कोयानोडर्म, बाहर वाली लेयर पिनाकोडर्म, तो बीच वाली लेयर को हम क्या टर्म करते हैं, यहाँ पर मेसेनकाइम उसको नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा, मेसेनकाइम। और मेसेनकाइम के अंदर आपके पास खूब सारे सेल्स हैं। स्पेसिफिकली मेसेनकाइम में यहाँ पे अमीबोसाइट्स देखे जाते हैं। कुछ अमीबोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं और एक स्पेशलाइज सेल्स बना लेते हैं। तो अमीबोसाइट अगर स्क्लेरोब्लास्ट कहलाएगा तो स्केलेटन बनाएगा, सिंपल। और अमीबोसाइट अगर आर्कियोसाइट होगा तो वो टोटिपोटेंट सेल्स बनाएगा। फिर कंसेप्ट आता है टोटिपोटेंट सेल्स का। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, एक तरीके से रिवाइज करा रहा हूँ। टोटिपोटेंट सेल्स बेटा वो सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करके किसी भी तरीके का सेल बना सकते हैं। तो अगर एक स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर अगर आपके पास एक आर्कियोसाइट है और आर्कियोसाइट को निकाल के आप यहाँ पे जमीन में रख देते हो, तो आर्कियोसाइट के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि पूरे के पूरे स्पॉन्ज को डेवलप कर सके। आर्कियोसाइट्स टोटिपोटेंट सेल्स हैं और बाय डेफिनेशन एनीथिंग दैट इज टोटिपोटेंट हैज द कैपेबिलिटी टू बिकम एनी टाइप ऑफ सेल्स। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो सुनना बेटा। अगर ह्यूमन बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू है, कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, एपिथेलियल सेल्स, राइट। उसी तरीके से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर अगर कोई भी आपके पास सेल है, वो सेल डिवाइड करेगा, उसी टाइप का सेल बनाएगा। लेकिन टोटिपोटेंट सेल डिवाइड करेगा और वो किसी भी टाइप का सेल बना सकता है। ऐसे सेल को कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। यहाँ पे स्क्लेरोब्लास्ट की बेटा बात हो रही थी। स्क्लेरोब्लास्ट स्केलेटल एलिमेंट्स बनाते हैं और स्केलेटल एलिमेंट्स के नाम पे आपके पास दो चीज़ होती हैं, एक कौन सा होता है, स्पिक्यूल, और दूसरा होता है स्पॉन्जिन फाइबर। स्पिक्यूल आगे दो टाइप का होता है, अगर वो कैल्शियम का बना हुआ है तो कैल्केरियस स्पिक्यूल, और अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिशियस स्पिक्यूल। बहुत बढ़िया। वाटर फ्लो की बात करते हैं बेटा। ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आया, बीच में स्पॉन्जोसील में आया और फिर ऊपर से निकल गया कहाँ से, ऑस्क्यूलम से। तो हमारे पास ये वाटर का फ्लो सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम अपने पास चार होते हैं, रेगॉन, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन। बोले तो साइकॉन सबसे जो एस्कॉन होता है वो सबसे ज्यादा सिंपल होता है और जो ल्यूकॉन होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल बात तो हमारी हो रही है, एस्कॉन सबसे ज्यादा सिंपल, ल्यूकॉन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सिंपल फंक्शन हमने नर्स देख लिया था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन की। सीधी सी बात क्या है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी तो नहीं है, हम यहाँ पे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहते हैं। बॉडी में माउथ भी नहीं है। माउथ तब था जब आपने पढ़ा था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यहाँ पे बेटा बॉडी में माउथ भी नहीं है, तो बॉडी की वॉल के ऊपर पोर्स है और उसके थ्रू खाना अंदर आता है। अगर बॉडी की वॉल के थ्रू पोर्स हैं, उसके थ्रू खाना अगर यहाँ पे अंदर आ रहा है तो आप हिसाब लगा सकते हो कि माउथ तो नहीं है। अब खाना इंडिविजुअल सेल के पास पहुंचता है और सेल उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन कैसी हुई, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कोएनोसाइट्स और अमीबोसाइट दोनों करते हैं। बॉडी एक्सक्रीशन वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक माहौल में रहता है तो अमोनोटेलिक करेगा। रेस्पिरेशन के लिए कोई लंग्स वगैरह, कोई गिल्स वगैरह कुछ नहीं है तो बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा। सर्कुलेशन के नाम पे बेटा इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। बॉडी में पानी की सर्कुलेशन हो रही है सिर्फ और सिर्फ, वो भी कैनाल सिस्टम के थ्रू। इंटरनल स्केलेटन होता है बेटा इनके पास। सीधी सी बात, स्पिक्यूल्स हमने पढ़े, कैल्शियम है, सिलिकॉन के बने हुए, स्क्लेरोब्लास्ट रिलीज करे, और स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं जो स्पॉन्जियोब्लास्ट बनाते हैं। यानी स्क्लेरोब्लास्ट का ही एक भाई बंधु होता है। हमने यहाँ पे देखा था स्क्लेरोब्लास्ट, देखो यहाँ पे हमने कहा था ना कि अमीबोसाइट जो स्केलेटल एलिमेंट बनाएंगे उनको स्क्लेरोब्लास्ट। एक स्क्लेरोब्लास्ट और इनको चाहे आप यहाँ पे साथ साथ बोल सकते हैं स्क्लेरोब्लास्ट के साथ स्पॉन्जियोब्लास्ट। कौन से, स्पॉन्जियोब्लास्ट। तो स्पॉन्जियोब्लास्ट जो हमने यहाँ पर देखे, ये आपके पास है स्पॉन्जियोब्लास्ट, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स रिलीज कर रहे हैं। कहानी यहाँ तक क्लियर हुई। नेक्स्ट, न्यूरल सिस्टम एब्सेंट है। दिमाग बहुत अच्छे से लगा लो और दिमाग में बिठा लो, स्पॉन्जेस के पास ब्रेन नहीं होता। इनफैक्ट ब्रेन तो छोड़ो, नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यानी स्पॉन्जेस को जाके तुम इस तरीके से उंगली भी करते रहो, काटते रहो, कुछ भी करते रहो, उनको कोई पता नहीं लगेगा। प्लस रिप्रोडक्शन के नाम पे बेटा ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है जेम्यूल फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चे एक चीज मैं आपको तुम्हें बताऊं, +1 में जब आप लोग +1 में तो बेटा आपको आइडिया नहीं होगा, बट आप प्लांट किंगडम में जाके एक चीज पढ़ोगे, ब्रायोफाइटा, और वहां पे पढ़ोगे गैमा कप्स। क्या पढ़ोगे, गैमा कप्स। लोग बच्चे क्या करते हैं, गैमा कप्स और जेम्यूल्स को कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं,
मैं यहाँ पे एनिमल किंगडम पढ़ा रहा हूँ, स्पॉन्जेस पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे वर्ड पढ़ा रहा हूँ जम्यूल। जम्यूल का स्ट्रक्चर बेटा देखने में इस तरीके से दिखता है। आपके पास ये बाहर, आपके पास ये प्रोटेक्टिव, ये वाली प्रोटेक्टिव एरियाज हैं, और राइट और अंदर आपको जो मिलते हैं आर्क्योसाइट। आर्क्योसाइट इस तरीके से पैक्ड है। तो जैसे ही स्पॉन्जेस देखते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन और स्पॉन्जेस मर जाते हैं, बट स्पॉन्जेस की बॉडी में से इस तरीके से निकलते हैं जम्यूल्स। कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो निकले जब जम्यूल्स, तो जम्यूल्स इस तरीके से पानी में गए, और जहां फेवरेबल कंडीशन मिली वहां जमीन में बैठे और एक नई स्पॉन्ज को राइज दे दिया। तो देखो आर्क्योसाइट है एक सेल, लेकिन स्पॉन्ज में हर टाइप का सेल बना सकता है। स्क्लेरोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, अमीबोसाइट, कोआइनोसाइट, पिनाकोसाइट, पोरोसाइट, जितने भी टाइप के सेल्स हैं सबका सब बना सकते हैं कौन? आर्क्योसाइट। तो आर्क्योसाइट इसीलिए टोटिपोटेंट सेल है, राइट। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बडिंग होती है, इतना तो अपने को क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे बेटा ये हर्माफ्रोडाइट है, बट हर्माफ्रोडाइट यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों मिलेगा, बट उसके बावजूद भी फिर भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है? अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन को समझना तो समझो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो मेल एंड फीमेल दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे और उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी। यानी एक ही बॉडी में अगर मेल फीमेल है, तो ये अगर एक ही बॉडी का मेल और एक ही बॉडी के फीमेल को अगर गैमेट ट्रांसफर कर रहा है, तो ये हुई सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये है, तो यहाँ पे ये जो फीमेल है और ये जो मेल है, इस मेल का जो स्पर्म है ये आके इस फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दो अलग अलग बॉडीज, दो अलग अलग एनिमल्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। फिर तुम क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया था, अगर स्पॉन्जेस में देखें यहाँ पे मेल फीमेल दोनों मिल रहे हैं, बट ये इसी का मेल इसी की फीमेल को क्यों नहीं दे देता? क्योंकि बेटा अभी तक मेल मैच्योर नहीं हुआ है, ये फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है। तो ये फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, तो ये स्पर्म रिसीव करने के लिए एनवायरमेंट में रेडी रहती है। तो अगर एनवायरमेंट में कोई मैच्योर मेल गैमेट रखने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसका स्पर्म इसके पास आ जाता है बिफोर इसका जो मेल वाला सेक्स ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाए। तो ऐसे को कहते हैं प्रोटोगाइनस। प्रोटो मतलब पहले, गाइनस वर्ड है गाइनोशियम से, जिसने बताया फीमेल मैच्योर हो जाती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आता है कि इन द स्पॉन्जेस कैसी फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के लिए यहाँ पीनिस नहीं चाहिए, यहाँ पे गैमेट निकलता है फ्लोट करते हुए फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। वीडियो आपने देखी है, वहां से आपको पता लगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसी है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यहाँ पे कहानी क्लियर होती है। एग्जाम्पल्स के नाम पे बेटा ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स अपने को याद करने हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्पॉन्जिला याद कराऊंगा। स्पॉन्जिला, जिला, यहाँ पे GILLA वर्ड पे थोड़ा फोकस करो। जिला, बेटा जिला की बात करें तो जिला को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में साफ पानी आता है क्या? खारा पानी, साफ पानी आएगा ना, तभी इसको कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सिंपल। क्लियोना नाम की लड़की थी, बहुत बोर करती थी, उसका नाम उसको बोरिंग स्पॉन्ज कह दिया। सिंपल सी बात। यू स्पॉन्जिया, यू का मतलब क्या होता है? असली, और स्पॉन्जिया वर्ड, तो बेटा अगर असली स्पॉन्ज होगा और तुम्हें मिलेगा तो उसे नहाओगे ना। स्पॉन्ज से हम लोग नहाते हैं ना, साबुन लगा के स्पॉन्ज से रगड़ते हैं। तो अगर यू मतलब असली और स्पॉन्ज मतलब स्पॉन्जिया वर्ड स्पॉन्ज, तो अगर असली स्पॉन्ज होगा तो तुम नहाओगे तभी, सीधी सी बात। यहाँ पे वर्ड एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये वर्ड अगर जीवन में तुम्हें वर्ड आता है नीमा, तो नीमा का मतलब क्या होता है? थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड। तो नीमा का मतलब हुआ थ्रेड। तो हयालो नीमा, और हयालो का ये वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्लास, लाइक शाइनी, जो अगर चमक रहा हो तो चमकने, ग्लास रोप स्पॉन्ज, सीधी सी बात। नीमा का मतलब रोप या थ्रेड, और यहाँ पे ग्लास, तो ग्लास और रोप स्पॉन्ज, सीधी सी बात। नेक्स्ट, इसको मैं मेरे साथ साथ बोलना, मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको यू प्लक्टेला बोलते ना? नहीं, इसको तुम बोलोगे यू प्लक्टेला, यू प्लक्टेला। और प्लक का मतलब तोड़ना। बेटा किस चीज को तोड़ोगे? फूल को तो तोड़ोगे। देखो वीनस फ्लावर बास्केट, याद हुआ? यू प्लक्टेला। कहानी यहाँ तक अपने को डन, पक्का। साइफा, साइकॉन, ये तो अपने को इस तरीके से बार बार बोल के ही रटना पड़ेगा, और ल्यूकोसेलेनिया को बेटा रटना ही पड़ेगा, सीधी सी बात। यहाँ अपना स्पॉन्ज कंप्लीट हुआ, सिलेंडरेटा में पहुंचते हैं। सिलेंडरेटा में पहुंचे तो बेटा सीधी सी बात, यहाँ पे पहली बात ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिला, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिला तो माउथ मिला। और तुम्हें जल्दी से बता दो कि माउथ जिस चीज के ऊपर मिलता है उसको कहते हैं हाइपोस्टोम। यहाँ पे बॉडी में पहली बार नर्वस सिस्टम मिला, और यहाँ पे बॉडी में टेंटिकल्स मिले, प्लस बॉडी सर्फेस से आपके पास कुछ स्पेशल सेल्स मिले, कुछ स्पेशल सेल्स मिले, जिन स्पेशल सेल्स को हमने कहा नीडोसाइट्स। क्या कहा? नीडोसाइट्स। सिंपल, शुरुआत से शुरू करते हैं। बॉडी कॉलोनियल फॉर्म, सोलिटरी, अकेला भी रह सकता है, कॉलोनी में भी रह सकता है। अगर कॉलोनी में रहेगा तो कोरल्स, अकेला रहेगा तो कुछ पॉलीफॉर्म्स अकेले रहते हैं। फ्री स्विमिंग फॉर्म जो होता है वो अपने पास कैसे होता है? मेड्यूसा फॉर्म। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल से बात क्लियर होती है। न्यूट्रिशन तो छोड़ो, बॉडी प्लान जो इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, दैट मींस बॉडी में सिर्फ एक ही कैविटी है जो माउथ और इनर जोनों की तरह बिहेव करती है। सिमेट्री कैसे बोलो बेटा? इसके अंदर रेडियल सिमेट्री। बहुत तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो स्लो करके देखो, मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ और इंपॉर्टेंट चीजें बार बार बताना चाहता हूँ। जर्म लेयर्स के नाम पे बेटा डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है। डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर्स यानी एक्टोडर्म और मेसोडर्म है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, मेसोडर्म नहीं है यहाँ पे। सिलोम अभी भी बॉडी के अंदर कोई सिलोम नहीं है। हैबिटेट के नाम पे बेटा मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों है, और इंपॉर्टेंट बात फ्रेश वाटर के नाम पे हाइड्रा है। एक और तुम्हें यहाँ पे नई बात बताता हूँ, हाइड्रा जो होता है वैसे तो है पॉलिप, बट कुछ लोग
कुछ मूवमेंट्स देखी गई हाइड्रा में। जैसे तुमने समर सॉल्टिंग मोशन देखा, इस तरीके से समर सॉल्ट मारते थे, इस तरीके से कड़क पूरा घूम जाते हैं ना समर सॉल्ट। ये वर्ड नेट पे भी सर्च कर लेना, तुम्हें नहीं समझ आया। हाइड्रा समर सॉल्टिंग मोशन कर सकता है। यानी ये अपने पास जो अगर हाइड्रा बाबा है, ये हाइड्रा बाबा इस तरीके से टेंटिकल्स की मदद से ये टेंटिकल्स को इस तरीके से ज़मीन पे लगाएंगे, इस तरीके से टेंटिकल्स को ज़मीन पे इस तरीके से लगाएंगे और हाइड्रा जी खुद इस तरीके से ऊपर खड़े हो जाएंगे, राइट। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हाइड्रा क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से वापस आ जाएंगे। तो बेटा ये मोशन हुआ समर सॉल्टिंग मोशन। तो हाइड्रा ने इस तरीके से अपने आप को पलट लिया। हाइड्रा पॉलिप होने के बावजूद भी ऐसा मोशन शो कर सकता है, इसको समर सॉल्टिंग मोशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक बेटा बॉडी की बात करते हैं। बॉडी के पास दो बेसिक फॉर्म्स हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। और सिंपल सी बात बोलो, जो आपके पास सेसाइल होगा वो पॉलिप, जो आपके पास मोबाइल होगा वो मेड्यूसा। मोबाइल मोटाइल से एम फॉर मोबाइल, मोटाइल एंड मेड्यूसा, सिंपल। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आता है किस चीज़ का, मेटाजेनेसिस। देखो मैंने बताया पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या बनाएगा मेड्यूसा, और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और क्या बनाएगा पॉलिप। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही जीवन में पॉलिप एंड मेड्यूसा अगर दोनों मिल जाए तो हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस बेसिकली द फिनोमेना इज द अकरेंस ऑफ टू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द सेम ऑर्गेनिज्म, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉडी वॉल को लेके। बॉडी वॉल एग्जैक्टली क्या है बेटा, बॉडी के सरफेस पे आपके पास टेंटिकल्स और पूरी की पूरी बॉडी की सरफेस पे और टेंटिकल्स पे स्पेशल सेल्स होते हैं। द बॉडी एंड द टेंटिकल स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिन सेल्स को कहते हैं नीडोसाइट्स या फिर नीडोब्लास्ट। तो नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट ये सेल है बेटा, ये इस तरीके से एक सेल है, नीडोसाइट एंड नीडोब्लास्ट। इसके अंदर आपके पास छुपा हुआ कुछ है, इस नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट के अंदर छुपा हुआ इस तरीके से कोई चीज छुपी हुई है। अब आपके पास जैसे आपको ये बाहर से नीडोसाइट नीडोब्लास्ट दिखाई दे रहा है, अब इसके अंदर से जब अगर कोई भी खतरा आया तो इस तरीके से इसके अंदर से ये एक डंक निकलेगा और इस डंक को कहते हैं निमैटोसिस्ट। क्या कहते हैं, निमैटोसिस्ट। तो तुम समझे, ये हमारे पास इसके बीच में छुपा हुआ है। तो जैसे ही किसी ने इसको आगे से टच किया, इसने आगे इसको टच किया तो इसके बीच में से इस तरीके से डंक बाहर को निकलेगा और इस डंक को हम लोग क्या टर्म करते हैं बेटा, निमैटोसिस्ट। समझ आए। यानी नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट जो अपने आप में एक सेल है, उसके बीच में एक पाउच है और पाउच से क्या निकल रहा है, निमैटोसिस्ट। और याद रखो बेटा नीमा, नीमा का मतलब क्या होता है, थ्रेड। तो निमैटोसिस्ट नीमा, और नीमा का मतलब क्या है, थ्रेड। तो बेटा थ्रेड के ऊपर ही तो इस तरीके से यहाँ से ऐसे निकलता है ना, एक थ्रेड निकलता है और यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये क्या होता है, एक स्टिंग होता है जिसके ऊपर एक पॉइजन लगा होता है या फिर मैं कहूँ तो टॉक्सिन लगा होता है। और टॉक्सिन का भी नाम तो मैं बता दूँ तो हम बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। इस तरीके से यहाँ पे एक चीज अपने को बढ़िया तरीके से मिल रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। बॉडी वॉल ऑफ सम सिलिंड्रेट इज कवर्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ सिलिंड्रेटा की बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की भी डिपोजिशन होती है और ऐसे सिलिंड्रेटा को हम लोग बोलते हैं कोरल्स। सिंपल समझ आया। और बहुत सारे कोरल्स अगर एक कॉलोनी में, क्योंकि कोरल्स कॉलोनी में रहते हैं तो एक अपने पास बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो खूब सारे कोरल्स एक कॉलोनी में रहते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बेटा टर्म करते हैं कोरल रीफ्स। फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेशन बेटा एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर दोनों मिल रही है। याद रखना वर्ड आपने सील एंटेरॉन पढ़ा था। सील का मतलब कैविटी, एंटेरॉन मतलब बॉडी से जो हम इंटेस्टाइन से रिलेट करते हैं ना, एंटेरो वर्ड, एंटेरो, एंटेरिक, एंटेरोसाइट्स, एंटेरोकाइनेस, ये सब वर्ड हमने इंटेस्टाइन से रिलेटेड पढ़ा। तो एंटेरॉन, सील, कैविटी। तो सील एंटेरॉन यानी बॉडी में डाइजेस्टिव कैविटी भी है और उस कैविटी का नाम एग्जैक्टली हम देते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो कैविटी होगी तो डाइजेशन कैविटी के अंदर भी होगी, तो सेल से बाहर तो एक्स्ट्रा सेल्युलर कैविटी, और सेल के अंदर भी डाइजेशन जैसे पॉलीफेरा में होती थी मिलती है। एक्सक्रीशन के नाम पे अमोनोटैलिक, रेस्पिरेशन के नाम पे बॉडी सरफेस से रिफ्यूज आउट होता है, सर्कुलेशन के नाम पे कोई स्पेशल सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को गैस्ट्रोवास्कुलर कहने का मतलब क्या है, वस्कुलर वर्ड जब भी आएगा तो आप समझना वहां पे आपकी बात किस चीज की हो रही है। वस्कुलर मतलब बात हो रही है बेटा सर्कुलेशन की, तो वस्कुलर। नेक्स्ट लोकोमोशन एंड स्केलेटन की बात करें तो पॉलिप, मेड्यूसा। पॉलिप आपके पास ऐसा लिए सिंपल एक्सोस्केलेटन के नाम पे कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पर होते हैं। न्यूरल सिस्टम, पहली बार अगर न्यूरल सिस्टम किसी के अंदर मिला तो हमने यहाँ पर कहा सिलेंटेरेटा के अंदर न्यूरल सिस्टम मिला। और न्यूरल सिस्टम बहुत ही जरूरी बात, न्यूरल सिस्टम बेटा नर्व नेट की तरह है, एक जाल की तरह। शरीर में न्यूरल सिस्टम कोई खास खतरनाक डेवलप नहीं हुआ। याद रखना यहाँ पे कोई गैंग्लिया नहीं है। गैंग्लिया यानी नर्व सेल बॉडीज की कलेक्शन नहीं है, नो गैंग्लिया। न्यूरल सिस्टम यहाँ पे अपने पास इस तरीके से पड़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग एंड हाइड्रा इज अ वेरी एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल बचपन से पढ़ते हैं। हाइड्रा में बडिंग होती है, हाइड्रा यीस्ट में बडिंग पढ़ी है ना बेटा हमने, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। सेक्सुअल के नाम पे गैमेट रिप्रोडक्शन, गैमेट्स हो रही है, गैमेट्स बन रहे हैं। डेवलपमेंट किस तरीके से, इनडायरेक्ट। और लार्वा का नाम बोलो,
ओवेलियम है प्लैन्यूला लार्वा एंड ऑरेलियम है एफायरा। यहाँ पे जल्दी से बताओ बेटा आपके पास सिमेट्री कैसे होती है? यहाँ पर सिमेट्री मिलती है अपने को रेडियल, बट ये प्लैन्यूला लार्वा जो है इस लार्वा के अंदर आपको सिमेट्री कैसे मिलती है? बायलेटरल। और ये बात ध्यान रख लेना, चाहे इसको आप लिख ही लो कि अगर आप यहाँ पे लार्वा को स्टडी कर रहे हैं तो ये जो प्लैन्यूला लार्वा है एक ऐसी सिमेट्री दिखाता है, बायलेटरल सिमेट्री। कहानी क्लियर हो रही है? तो अपने पास प्लैन्यूला लार्वा बायलेटरल सिमेट्री भी शो करता है। तो यहाँ तक तो अपने पास कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा ये। इसमें फोटोज आप तो बेटा अच्छे से देख चुके हो, एग्जांपल्स में आपको याद करना अपना तरीका है, जिस तरीके से आप याद कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने उल्टा आपको एक नोट्स भी दे दिए याद करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टीनोफोरा, हमेशा के लिए सिंपल सी बात, बहुत सिंपल। सी गूसबेरीज, कॉम जेली, सी वॉलनट्स इनको बोला जाएगा। बहुत ही सुंदर होते हैं, मज़ेदार, एकदम सुंदर सुंदर दिखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है एकदम क्या मज़ेदार तरीके से दिखाई देते इस तरीके से। इनके बॉडी पे आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये वाले स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं ना जिस तरीके से रफ से हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा कॉम्प्लेट्स। और यहाँ पे कितनी कॉम्प्लेट्स होती है? 8 कॉम्प्लेट्स हैं। और कॉम्प्लेट्स के ऊपर किस चीज़ की प्रेजेंस होती है? सीलिया की। और सीलिया की मदद से क्या करते हैं ये लोग? मूव करते हैं। कॉम्प्लेट्स हैं, सीलिया की स्ट्रिप्स हैं और उसकी वजह से मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पे याद रखना बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स मिलते हैं। ये आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं? यस, बॉडी पे टेंटिकल्स मिलते हैं, बट इन टेंटिकल्स पे कोई भी नीडोसाइट्स नहीं होते। और इन प्लेस ऑफ नीडोसाइट, कहते हैं इन प्लेस ऑफ नेमेटोब्लास्ट या नीडोसाइट्स आप बोले, देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम कहते हैं लासो सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? लासो सेल्स। लासो सेल्स का दूसरा नाम कोलोब्लास्ट। ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो कोलोब्लास्ट बोलो चाहे लासो सेल्स बोलो बेटा, ये प्रे को कैच करने में मदद करते हैं। जिस तरीके से प्रे को कैच करने में आपके पास नेमेटोसाइट्स मदद करते हैं, यहाँ पर भी। इनफैक्ट मैं आपसे बोलूँ कि नेमेटोसाइट्स या फिर जो नीडोसाइट्स बोलिए बेटा, साइट अगर वर्ड लग गया तो उसका मतलब सेल, राइट। तो अब आपके पास नीडोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर नीडोसाइट अगर आपके पास काम बोले ऑफेंस, डिफेंस एंड एंकरेज। ऑफेंस मतलब किसी को मारना, डिफेंस मतलब किसी को बचाना। तो यहाँ पर उनका काम, ऑफेंस का काम कैप्चर करना, प्रे को पकड़ के मार देना, उसका काम जो होगा वो करेंगे यहाँ पे कोलोब्लास्ट सेल्स। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। और पहली बात बेटा ये क्योंकि स्विम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम सीधा सा बोलते हैं क्योंकि ये लोग स्विम कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर किस तरीके से एक बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे आपको स्टैटोसिस्ट ऑर्गन्स भी चाहिए। इनफैक्ट स्टैटोसिस्ट ऑर्गन हर जगह चाहिए जहाँ पे कोई भी चीज मूव कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टैटोसिस्ट आर फाउंड इन द मेड्यूसा फॉर्म, तो आंसर बोलोगे यस, राइट। 8 सिलेरी कॉम्प्लेक्स है, डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रासेल्युलर दोनों हो गई। यहाँ पे आपके पास 2 एग्जांपल हैं और एग्जांपल आपको बेटा सेडिपेड लार्वा को अपने को याद करना है। तो इसके साथ साथ अपने 3 फाइलम्स अच्छे से बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके साथ साथ बेटा हमने रेप्टाइल्स कंप्लीट किया और हमने 3 फाइलम्स को कंप्लीट किया। आज के लिए सिर्फ इतना है। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा और अच्छे से याद हो गया होगा। कल कोशिश करना हम जल्दी से जैसे आज किया उसी तरीके से नेक्स्ट 3 फाइलम्स को भी रिवाइज करेंगे। बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को वंस एंड फॉर ऑल फिनिश ऑफ ही कर डालेंगे। तो रोज पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए और बेटा अब जाओ और फोड़ो।